डियर एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु में पाए जाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज को समझेंगे। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सिंपल बैक्टीरिया हो या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई एनिमल्स हो, अगर हम ह्यूमन की ही बात करें तो जीवों में पाए जाने वाले कुछ खास लक्षण होते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये सभी में पाए जाते हैं, सभी में कॉमन होते हैं और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यानी इन्हीं कॉमन लक्षणों के आधार पर हम कहते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए, फर्क पैदा करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा और इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में से उन प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा जिसके आधार पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यानी कि जीव जंतु का हम डेफिनेशन यानी परिभाषा दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों को पॉइंट आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हम लोग समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी का डेफिनेशन समझा था और फिर जीवों के लक्षणों का भी जिक्र किया था, लेकिन सिर्फ ग्रोथ को हम लोगों ने समझा और बाकी चीजें जो है वो रह गई थी। तो इसमें हम इन सारी चीजों को जो यहाँ पे लगभग 7 लक्षण यानी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट आउट किए हैं हम, जो कि NCERT की बुक में दी हुई है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ग्रोथ का जिक्र करते हैं, जिसको पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसकी डिफिनीशन बता देते हैं और बाकी आप डिटेल जो है उस पिछले वाले वीडियो को आप देखिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ग्रोथ क्या है कि देखिए, ग्रोथ यानी कि वृद्धि जो है जीवों के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। वृद्धि जीवों में होता है। जितने भी जीव जंतु है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या एनिमल्स हो, पेड़ पौधे हो, छोटे पेड़ पौधे हो, बड़े पेड़ पौधे हो, छोटे एनिमल्स हो या बड़े एनिमल्स हो, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हो या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हो, इन सारों में ग्रोथ होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो ग्रोथ होते हैं, चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ एक कोशिकीय जंतु। एक कोशिकीय जो जीव जंतु है जैसे बैक्टीरिया, तो उसकी जो है ग्रोथ जब होती है तो उसमें ग्रोथ तो एक सेलुलर लेवल पे होता है कि चूंकि एक ही सेल है, तो जब वो जैसे ही पैदा होगा तो सेल की साइज जो होगी
वो छोटा होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो जाता है, बहुत जल्दी मैच्योर होता है, और फिर उसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है, यानी कि सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। तो एक तो सेलुलर लेवल पे यानी कि सेल की ग्रोथ हो गई। सेल छोटा है तो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होती है कि ग्रोथ का मतलब है कि उसमें फिर रिप्रोडक्शन होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा तो यानी कि ग्रोथ हो रही है, और इसी बात को हम कह सकते हैं कि उसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिल्कुल साथ साथ जो लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है और फंजी है, एल्गी है, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, हालांकि फंजी यूनिसेलुलर भी होता है जैसे ईस्ट, और मल्टी सेलुलर भी होता है जैसे मशरूम, और एल्गी भी जो है वो भी यूनिसेलुलर भी होता है, उसमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ को आप समझिए कि ग्रोथ कहते हैं कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें जो है सेल का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि उसका शेप एंड साइज में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी बायोलॉजिकल फिनोमेनन को हम कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो ये क्या होगा, ग्रोथ में आएगी। और नंबर ऑफ सेल्स जैसे ही बढ़ा तो उसको हम सेलुलर रिप्रोडक्शन भी कहेंगे, क्योंकि सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, एक सेल से दो सेल बन रहे, जैसे बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है उसमें डिवीजन हो जाएगी, सेल डिवीजन, फिर एक से दो हो जाएंगे, दो से चार, चार से आठ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें। तो देखिए ग्रोथ की बात हम खत्म करते हैं। आप पिछले वीडियो को देखिए, उसमें ग्रोथ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि ग्रोथ दो तरह के होते हैं, को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं, दूसरे को इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी माना गया, क्योंकि नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें अगर ग्रोथ दिया हुआ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ दिया हुआ है, तो दोनों नहीं होगा, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया हुआ है तो वो क्या होगा कि वो आंसर होगा। ठीक है, जैसे इससे क्वेश्चन पूछ दिया चाहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो क्या होगा, अगर ऑप्शन नंबर 1 है ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 2 है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 3 है इंट्रिंसिक ग्रोथ, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल दी अबव। तो इसमें क्या होगा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ इटसेल्फ इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है कि ये मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मेरे इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो को जरूर आप शुरू से आखिर तक देखें, ताकि आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी जो है आपका मेजर पेपर होगा, तो उसमें आप जो है पूरा अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस का पूरा कंटेंट आप जरूर देखें। तो आइए अब हम जिक्र करते हैं रिप्रोडक्शन का। देखिए, रिप्रोडक्शन भी एक बहुत ही
महत्वपूर्ण लक्षण है। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, entire living worlds, because without reproduction there will be no continuity of life on this planet। बिना प्रजनन के क्रिया के, बिना रिप्रोडक्शन के इस धरती पे जीवों का कंटिन्यूटी यानी कि उसकी निरंतरता कायम नहीं रहेगी। क्यों कि रिप्रोडक्शन ही एक वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए एक जीव अपने ही जैसे दूसरे जीव को पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवों में पाए जाने वाले लक्षण हैं, लेकिन ये भी कैरेक्टर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है। क्यों? देखिए बहुत सारे जीव हैं जिसमें वो अपने ही जैसे दूसरे जीव को पैदा नहीं करते हैं। जैसे बी, ये जो हनी बी है, तो हनी बी में क्या होता है कि वो स्टेराइल होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। जैसे मूल है, गधे की तरह की एक जानवर होता है, उसमें भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है। हम अपने समाज में देखें, समाज में भी कुछ ऐसे कपल्स हैं जिसमें जो है वो उसको संतान नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि reproduction is not a defining property. However, reproduction is one of the most important characteristic property for each and every living organism, because there is the continuity of life on this planet by the process of reproduction। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो NCERT की बुक आप जरूर पढ़ें ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूं NCERT बुक के बेसिस पर। आप जब NCERT की बुक पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। चलिए, तो रिप्रोडक्शन हो गया, और ये रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन या प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन के उस विधि को कहते हैं, रिप्रोडक्शन के उस टाइप को कहते हैं जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया पैदा हो गई, उसमें मेल एंड फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अलैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमिट का मतलब यह हुआ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, यानी अंडा नहीं बनता है, उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसलिए उसमें न तो oogenesis होता है और न ही स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मतलब यह कि उसमें गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस नहीं होगा तो ओवम नहीं बनेगा और स्पर्मेटोजोआ नहीं बनेगा, यानी कि ओव्यूल नहीं बनेंगे। अगर जो है प्लांट्स हैं तो उसमें एग सेल नहीं बनेंगे, यानी ओव्यूल नहीं बनेंगे, और उसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स भी नहीं बनेंगे। तो बहुत सारे प्लांट्स जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है या कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स नहीं होते हैं उसमें, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स
का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जब मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेंगे, फिर वो जाइगोट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नहीं जाएगा। जैसे जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो है ऑलमोस्ट ऑल जो प्रोडक्शन होता है नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधि द्वारा होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो रिप्रोडक्शन के मैंने टाइप बताया दो। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है कि ए सिंगल पेरेंट गेट इन्वॉल्व्ड। और दूसरे पर अब आते हैं, क्योंकि इसको आपको 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आप मेरे इसी चैनल पे रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें बहुत क्लियर हो जाएगा। और भले आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो या इवन आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तब भी इस वीडियो को आप जरूर देखें। रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वहां बताया है, इसी चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। तो आइए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है कि ये एक प्रजनन की ये एक ऐसी विधि है, रिप्रोडक्शन का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स यानी मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करती है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, फिर इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वो फर्टिलाइज्ड एग को हम कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चला जाता है और उससे एक नया इंडिविजुअल पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जन्म लेता है, चाहे वो फूल और फल के रूप में हो। जैसे फल हम जो खाते हैं उसमें बीज पाया जाता है, तो वो फल जो बनता है, फल का जो प्रोडक्शन होता है, वो इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विधि के द्वारा हमें फल मिलता है और बीज भी मिलते हैं, यानी कि सीड। और वो सीड फिर हम जमीन में डाल देते हैं तो उससे उसी स्पेसीज की जो प्लांट्स हैं वो ग्रो कर जाएंगे, फिर हमको वही फल और वही सीड दोबारा मिल जाएगा। इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं, अगर खुद हम ह्यूमन की बात करें तो मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ जो है फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं थ्रू कॉपुलेशन। फिर क्या होता है, गैमेट का ट्रांसफर हो गया फीमेल के बॉडी के अंदर, यूटेरस जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, उसके अंदर पहले से ओवम मौजूद होता है और थ्रू कॉपुलेशन स्पर्मेटोजोआ ओवम को जाके फर्टिलाइज कर देता है, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फिर वही फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में वो चला जाता है, और फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक नए शिशु का जन्म होता है, एक नया चाइल्ड का बॉर्न होता है, एक इन्फेंट का जन्म होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है, फिर उसके अंदर मैच्योरिटी आता है, फिर ये जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलेगा। इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि दो
पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें गैमीटोजेनेसिस होता है, और गैमीटोजेनेसिस जो होता है उसमें मियोसिस एक सेल डिवीजन का स्पेशल टाइप है, वो मियोसिस होता है। उस मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, और उस जेनेटिक रिकम्बिनेशन के वजह से वैरायटी जो है, जो डिफरेंट स्किन कलर, हेयर का कलर, हाइट, यानी कि वेरिएशन जो है पैदा होता है कि एक ही माता पिता के संतान है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की हाइट ज्यादा है, कोई बौना टाइप हो गया, कोई बहुत मोटा हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेरिएशन। एंड दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के द्वारा। और ये क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस में, जो कि मियोसिस जिसमें इन्वॉल्व होता है। मियोसिस इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि जर्म सेल के अंदर होता है। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक को माइटोसिस कहते हैं, दूसरे को मियोसिस कहते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, लेकिन दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिना इसके लाइफ हो ही नहीं सकती कंप्लीट। लेकिन ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के श्रेणी में नहीं आता है। चलिए बिल्कुल संक्षेप में और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या है कि एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सारी क्रियाओं में क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। हमारे बॉडी की जो शरीर क्रिया प्रणाली है, फिजियोलॉजी है, तो उस फिजियोलॉजी में मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होता है। हम खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कुछ सोच रहे हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो सारी क्रियाएं क्या कहलाता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। और वो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, वो जो फिजियोलॉजी है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होता है, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। चूंकि केमिकल रिएक्शन अगर हम किसी लेबोरेटरी में कर रहे हैं तो उसको लेकिन चूंकि शरीर के अंदर जो रिएक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। तो अब जो है मेटाबॉलिज्म का डिफिनीशन हम कैसे देंगे कि किसी भी जीव जंतु के शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उन सारी रासायनिक क्रियाओं को इकट्ठे मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। फिर से आप सुनिए, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर या किसी भी जीव शरीर के अंदर होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं को इकट्ठे मिलाकर मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, जिसको हम उपापचय कहते हैं हिंदी में। उपापचय क्या है, शरीर के अंदर होने वाली सारी रासायनिक क्रियाओं को उपापचय के रूप में परिभाषित किया जाता है। The sum total biochemical reactions performed by a living organism is known as metabolism। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस में क्या हो रहा है, हम ऑक्सीजन फेफड़े के अंदर ला रहे हैं। सांस का जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें नॉस्ट्रिल है, ये नाक का बाहरी वाला हिस्सा,
उससे हमने सांस लिया, सांस में ऑक्सीजन गैस ली, फिर वो फेफड़ा में गया और फेफड़ा के जो सेल्स है, जो एल्वियोलर सेल, उस ऑक्सीजन को पकड़ लिया, पकड़ के क्या किया कि वो ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया, क्योंकि फेफड़े के अंदर बहुत सारे ब्लड कैपिलरी वहां अवेलेबल है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज होकर चला गया और उससे क्या हुआ कि वहां एक पल्मोनरी वेन पड़ा हुआ है, पल्मोनरी वेन कहते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया, लेकर हार्ट के अंदर डाल दिया। और हार्ट क्या है कि एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पंपिंग बैग है, वो कार्डियक मसल का बना हुआ एक बैग है जिसमें पंपिंग एक्शन होगी, एक बार फैलेगा दूसरे बार सिकुड़ेगा, जैसे हार्ट फैलता है, लंग्स फैलता है, सिकुड़ता है, उसी तरह हार्ट में भी पंपिंग होती रहती है और वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर और हार्ट में गया है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाएगा, हर सेल में पहुंच जाएगा और वहां पे क्या होगा कि उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। हमारे सेल के अंदर पहले से मौजूद है फूड मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज समझ लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन जलाएगी और जब कोई भी चीज जलती है तो उससे दो चीज निकलता है। आप देखिएगा, कोई भी लकड़ी उकड़ी को जलाइएगा तो उसमें से हीट जनरेट होगी, यानी एनर्जी निकलेगी और धुआं जो है निकलेगी। तो आप समझिए कि वही काम वहां पे धीरे धीरे होता है। ग्लूकोज जब जलेगी तो उससे हीट पैदा होगा और फिर एटीपी के रूप में फिजियोलॉजिकल एनर्जी निकलेगी, यानी एटीपी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होगा और हीट का भी जनरेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए गैस बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का वहां शरीर के अंदर कोई जरूरी नहीं है, इसलिए फिर वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पाइपलाइन है उससे होते हुए क्या होगा कि हार्ट में आ जाएगा पल्मोनरी वेन के जरिए और फिर वो क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए वो फिर लंग्स में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हमारे नॉस्ट्रिल से होते यानी कि नाक की जो दीवारें हैं अंदर से, जो पाइपलाइन जो फेफड़ा से बाहर आ रही है, उस पाइपलाइन के जरिए बाहर निकल जाएगी। यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। उसी तरह से हमारे फूड जो पचता है, जो हम भोजन खाते हैं, तो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है उसका, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। उसी तरीके से हम अगर आंख से देखते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे ब्रेन में जो सोचने की क्रिया होती है, कोई चीज सोचते हैं हम, तो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी हमारा बॉडी का फंक्शन है उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो उन सारे केमिकल रिएक्शन को हम इकट्ठे मिलाकर क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो बिना मेटाबॉलिज्म का हमारा शरीर का कोई काम नहीं होगा, चाहे बैक्टीरिया का शरीर हो, चाहे कोई प्लांट हो, एनिमल हो, छोटा एनिमल हो, बड़ा एनिमल हो, बैक्टीरिया हो या इवन वायरस अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर वो वायरस क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का काम करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसकी जो वायरल जीनोम है उसमें केमिकल रिएक्शन होना शुरू होता है। फिर जो है वायरल जीनोम, अगर एक वायरस गया है तो उसके 2 जीनोम बन जाएंगे, उससे जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। फिर वो वायरस अपना सारा कंपोनेंट बनाकर उसकी असेंबली हो जाएगी, यानी कि एक वायरस से बहुत सारे हजारों करोड़ों अरबों खरबों वायरस बन जाएंगे। वायरस जब तक बाहर है वो नॉन लिविंग की तरह है,
और जैसे ही अंदर गया उसमें रिप्रोडक्शन शुरू हो गया। रिप्रोडक्शन कैसे हुआ? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो गई। और जब तक वो बाहर है तो उसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। तो मतलब ये हुआ कि एक नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म जब शुरू हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लिविंग। जैसे वायरस है, फॉर एग्जाम्पल वायरस क्या है कि वो नॉन लिविंग पार्टिकल है, लेकिन जैसे ही उसमें मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया उसको हम लिविंग कहने लगते हैं। क्यों? कि मेटाबॉलिज्म होने लगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट characteristic properties as well as defining properties of all living organisms। बिना मेटाबॉलिज्म के हम किसी चीज को हम लिविंग कह ही नहीं सकते हैं। हालांकि एक मोबाइल फोन है, उसमें भी हम जो है बहुत सारे प्रोसेस करके वो जो है उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और उसमें वो सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम रन हो रहा है और उसका भी आउटपुट मिल रहा है, उसमें भी कुछ न कुछ हो रहा है। तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये लिविंग है। अगर लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा। अब आइए डेड बॉडी की बात करते हैं कि कोई किसी की डेथ हो गई तो क्या वो लिविंग है? देखिए, अगर डेथ हो गई तो अब तो उसमें किसी तरह के एंजाइमेटिक रिएक्शन हो नहीं रहा है, उसके अंदर किसी तरह का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो नहीं रहा है। सारे के सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज वो सीज हो चुके हैं उसके, लेकिन वो नॉन लिविंग के तरह तो है, लेकिन हम उसको नॉन लिविंग की तरह है। वो मतलब वो जो है समझिए कि वो नॉन लिविंग, उसमें अब कोई उसमें जितने भी जेनेटिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर वो प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो सकता है। मेटाबॉलिज्म जिसके अंदर हो रहा है वो लिविंग है। यानी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसको हम लिविंग कहेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है तो उसको हम लिविंग नहीं कहेंगे। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब आते हम कॉन्शियसनेस पे। देखिए, कॉन्शियसनेस क्या है कि कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। कॉन्शियसनेस मीन्स द साइंस ऑफ थॉट। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के लिए अवेयर रहते हैं। अगर कहीं पर भी कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ, जैसे इन्वायरमेंट में कहीं पर भी चेंजिंग हुआ, तो हमारा जो शरीर है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस स्टिमुलस को वो महसूस कर लेता है और फिर वो उस स्टिमुलस के मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो लिविंग में ही पाया जाता है और उसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो होता है, जैसे किसी सिग्नल को रिसीव किया उन्होंने, एक्सटर्नल सिग्नल को, जिसको हम स्टिमुलस कह रहे हैं, और फिर उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स होता है। ये रिस्पॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, फिजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है, केमिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। तो कॉन्शियसनेस क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है जो कि हमारे परिवेश में अगर किसी तरह का परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के प्रति हमारा शरीर जो है संवेदनशील होता है और वो उस परिवर्तन का जो सिग्नल है उसको हमारा बॉडी रिसीव कर लेता है
और उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह का परिवर्तन है, जिस तरह का भी स्टिमुलाई है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करता है, यानी रिएक्ट करता है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे शरीर के अंदर कहीं, अब जैसे इधर तो हम देख नहीं रहे हैं, पीछे की तरफ एक मच्छर ने काट ली, तो क्या होगा, हमारा बॉडी तुरंत उसको हाथ उसके तरफ जाएगा। हालांकि इसमें पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा आज का बॉडी का जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन ये फेनोमेनन क्या है, ये कॉन्शियसनेस है। अचानक कहीं पे कोई तब्दीली आई इन्वायरमेंट में, बादल आ गई, बारिश होने लगी, हम रूम के अंदर हैं, तो हमें महसूस हो जाएगा, वातावरण में चेंजिंग हो जाएगी, जैसे ठंड होने लगी, अचानक जो है गर्मी पड़ रही थी और फिर जो है ठंड हवा चलने लगी, तो यानी कि किसी तरह का भी बाहरी वातावरण में किसी तरह का परिवर्तन होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको महसूस कर लेता है, उस सिग्नल को, स्टिमुलस को रिसीव करके और उस सिग्नल के मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। तो चलिए, ये हो गया कॉन्शियसनेस। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने वातावरण के प्रति अवेयर होता है। कोई स्टिमुलस किसी स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड भी करेगा। वो बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। चलिए, अब आते हैं हम सेल्फ रेप्लिकेशन के। तो देखिए, रेप्लिकेशन का ताल्लुक है, संबंध है डीएनए के रेप्लिकेशन से। और डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है कि कोई डीएनए से फिर डीएनए बन जाना। ये दुनिया में एक ही प्रोसेस ऐसा है पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, कि एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बन जाता है, वो है डीएनए। और यही एक प्रोसेस है रेप्लिकेशन, जिससे डीएनए से डीएनए बन जाता है। तो डीएनए से डीएनए को बनने को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन। तो जीव जंतु जितने होते हैं उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगर रेप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर हमारी लाइफ जो है नहीं चल पाएगी, क्योंकि रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है। जैसे हमारे शरीर के अंदर नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स मर जाते हैं। तो नए सेल्स का बनना क्या है कि सेलुलर रिप्रोडक्शन है। और उस नए सेल के बनने में डीएनए यानी जो हमारा जीनोम है, बॉडी के अंदर सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है। उन सारे न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम कहते हैं जीनोम। उस जीनोम में डीएनए होता है, उस डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए से डीएनए बन। तो डीएनए से डीएनए अगर नहीं बनेगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। सेल का डिवीजन नहीं होगा तो यानी कि नए सेल्स नहीं बनेंगे। नए सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारे बॉडी में रिपेयर का काम नहीं हो पाएगा। बॉडी के अंदर जो पुराने सेल्स हैं वो मर जाते हैं, नए सेल्स का जन्म होता है। तो बॉडी के अंदर जब नया सेल्स बनेगा ही नहीं तो हमारी लाइफ कहां से चलेगी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो ये जो है सेल्फ रेप्लिकेशन, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग 11-12 क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन में और इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस लेवल पे आप ये समझिए कि सेल्फ रेप्लिकेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा है तो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जरूर उस रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, नहीं अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कह ही नहीं सकते उसको। आइए अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये भी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ये ऐसे समझिए कि अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे इंजरी हो जाती है, बॉडी के अंदर इंजरी हो गई, तो वहां पे तो बहुत तरह के सेल्स हैं, टिश्यू हैं, तो अब जो है उसकी हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी। हीलिंग प्रोसेस कैसे होगी कि वहां जो डैमेज्ड सेल हैं, जो इंजरी हुई इंज्योर्ड सेल हैं, वो क्या होंगे, वो रिमूव होंगे और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा, नए सेल्स बनेंगे, अलग अलग तरह के सेल्स बनेंगे। क्योंकि कोई सेल्स ऊपर की तरफ था, कोई नीचे था, नीचे अंदर सेल्स, और कई लेयर अगर डैमेज है तो उसको हमारा बॉडी जो है अपने आप ऑर्गेनाइज कर लेगा, रीऑर्गेनाइज कर लेगा। सेल्स कहाँ पे किस तरह के सेल्स रहेंगे वो सब के सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर उसको हम कहते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हमें सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इवोल्यूशन है। देखिए इवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस ओवर टाइम। ये आप इवोल्यूशन एक चैप्टर ही पढ़ना है 12th क्लास में, जो कि हम वहां बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस जमीन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मानव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बैक्टीरिया से लेके और ह्यूमन तक जो इवोल्यूशनरी ट्री है वो सारे के सारे। इवोल्यूशन क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें कुछ न कुछ चेंजेज होते हैं, और वो चेंजेस जो होता है वो सारे के सारे चेंजेस एक्यूमुलेट होकर और फिर नए स्पेसीज का जन्म होता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, हजारों करोड़ों अरबों ईयर्स लग जाते हैं एक नए स्पेसीज के बनने में। लेकिन आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये समझिए कि कोरोना वायरस 19 का, कोविड-19 का एक मिसाल लीजिए कि आपने सुना होगा कि कोविड के नए वेरिएंट आ गए, ओमेगा स्ट्रेन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, तो अलग अलग उसके वेरिएंट आ गए। तो है क्या कि नया स्पीशीज का जन्म जो होता है उसमें भी इवोल्यूशन इन्वॉल्व है। लेकिन अगर नया वैरायटी आ जा रही है कि ये कि कोई स्पेसीज है, मान लिया कि कोरोना वायरस है या कोई बैक्टीरिया है और उसके नए वेरिएंट आ गए, तो उसमें भी इवोल्यूशन जो है इन्वॉल्व है। लेकिन वो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, कि नया जो वेरिएंट पैदा होता है वो उसी में थोड़ा सा चेंजिंग हो गया किसी म्यूटेशन की वजह से, तो हम कहते हैं कि नया वेरिएंट इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व मतलब नया वेरिएंट पैदा हो गया। तो ये इवोल्यूशन जो है उसमें नया मतलब म्यूटेशन उसमें एक्यूमुलेट होते 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 जब म्यूटेशन बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसी से एक नई स्पेसीज पैदा हो जाएगी, चाहे वो वायरस का हो, चाहे बैक्टीरिया का हो या किसी भी जीव जंतु का हो। तो इस तरह के जो वेरिएशन होते 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 नया स्पेसीज ही बन गया, तो इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन क्या है कि ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी इसको कह सकते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी तो है ही। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग वर्ल्ड का मतलब यह हुआ कि पूरे दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है सबको इकट्ठे
इकट्ठे मिलाकर हम कहेंगे द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इज इक्वल टू ऑल प्लांट्स प्लस ऑल एनिमल्स प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब इकट्ठे मिलकर द लिविंग वर्ल्ड को कंस्टिट्यूट करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया, समझने की कोशिश किया। तो इस वीडियो को आप जरूरत पड़ने पे बार बार देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आपको वक्त पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।